तो हाँ जी, मेरे प्यारे ईश्वर कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आपके मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ रखा है तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। सब कुछ एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने पढ़ रखा है तब भी बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। सो भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, आप ये समझ लीजिए। आया समझ में, है ना। कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए। आया समझ में, तो कोई भी जाएगा नहीं भाई, है ना, क्योंकि एकदम बेसिक से सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो सभी लोग क्लास को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, ताकि हर एक उस स्टूडेंट के पास पहुंच सके जो इस समय बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, जो बोर्ड एग्जाम देना चाहता है ना। सो आशा करता हूं कि आप लोग सब कुछ कर दोगे और बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन फिर से बता रहे हैं ना कि अगर आपको बचे हुए समय में अपनी बेहतरीन तैयारी करके अपना बेहतरीन बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेकर आना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए ही ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें कम समय में, इस बचे हुए समय में बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करके। आया समझ में। सो आज भी हम वही आपको स्टडी कराने वाले हैं और इस सीरीज की बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना और डर रहे हो बोर्ड एग्जाम देने से तो परेशान ना हो, हम आपसे गारंटी लेते हैं केवल इस सीरीज की हर एक क्लास को कर लो, आपका बेहतरीन मार्क्स जरूर से जरूर बन जाएगा। कोई आपका मार्क्स गड़बड़ नहीं कर सकता, आप ये समझ लीजिए। ओके, है ना। सो अब आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज, है ना। क्या? त्रिभुज। अर्थात हमको क्या करना है? हर एक कॉन्सेप्ट तीन भुजाओं वाली आकृति से पढ़ना है ना। हर एक कॉन्सेप्ट तीन भुजाओं वाली आकृति से रिलेटेड पढ़ना है। आया समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ना। क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना ले, है ना। तो मान के लो हमने क्या किया कि हमने एक ये ए बी सी एक क्या किया, त्रिभुज बनाया। क्या किया हमने? एक आपके लिए ये ए बी सी एक त्रिभुज बनाया। ओके, ए बी और सी। आया समझ में। तीन भुजाओं वाली आकृति को ही क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। ओके, अब आप समझो, ये जो होते हैं ना त्रिभुज के, ये जो होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? ये जो पॉइंट होते हैं ना इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है क्या? शीर्ष। आया समझ में। इन्हें क्या बोला जाता है? शीर्ष। और इन शीर्षों पर जो कोण बने होते हैं ना, जो मतलब इन रेखाओं का जो झुकाव है, इनसे बनता है एक कोण जिसे हम क्या बोलते हैं? शीर्ष कोण या ओनली वन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष कोण या ओनली वन कोण कहते हैं। और ये जो रेखाएं हैं इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है क्या? भुजा। क्या बोला जाता है? भुजा बोला जाता है। आया समझ में। तो समझो ये क्या है आपका, ये क्या है? ये आपका क्या है? एक त्रिभुज है। ये क्या है आपका? एक त्रिभुज है। आया समझ में। तो त्रिभुज में होता क्या क्या है? त्रिभुज में होता क्या क्या है? तो त्रिभुज में समझिए, त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो पहला नंबर तो इसमें क्या होता है, किसमें तीन, क्या तीन भुजाएं होती हैं। क्या होता है? तीन भुजाएं होती। बताओ, आया समझ में। त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं। अगर यहां पर बात किया जाए तो तीन भुजाओं में कौन कौन सा है, तो एक तो आपकी क्या ए और बी भुजा है। क्या? एक आपकी ए बी भुजा है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा आपकी बी सी भुजा है। दूसरा क्या है? आपकी बी सी भुजा है। और तीसरा आपकी क्या है? ए सी भुजा है। बताओ, आया समझ में। आया समझ में। तो त्रिभुज में आपकी तीन भुजाएं होती हैं। एक यहां पर क्या दिया गया? ए बी और बी सी और ए सी दिया गया। ओके, और उसके बाद में क्या होता है? तीन इसके कोण होते हैं। क्या? तीन इसके कोण होते हैं। तो क्या होता है? तीन, क्या तीन कोण होते हैं, है ना। क्या? तीन कोण होते हैं, है ना। क्या? तीन कोण होते हैं। तो यहां पर अगर बात किया जाए कोण में, यहां पर अगर हम कोण से रिलेटेड बात करें तो क्या होगा? तो आपका क्या? कोण ए, है ना, कोण ए। और उसके बाद में क्या? कोण बी दिया गया है। क्या? कोण बी दिया गया। ओके, और फिर क्या दिया गया है? कोण सी दिया गया, है ना। तीन आपके कोण हो गए। उसके बाद में क्या होता है? तीन आपके शीर्ष होते हैं। क्या? शीर्ष या शीर्ष बिंदु कुछ भी बोल सकते हो, है ना। ये जो ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष या शीर्ष बिंदु कुछ भी बोला जा सकता है ना। तो क्या होता है? क्या होता है कि इसमें तीन आपके क्या होते हैं? शीर्ष भी होते हैं, है ना। क्या? तीन होते हैं क्या? शीर्ष। आया समझ में। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज में हमारे क्या होता है? तीन शीर्ष होता है। आया समझ में। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक बता रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो क्या होता है? तीन शीर्ष होते हैं। अगर शीर्ष में बात किया जाए तो क्या है आपका? ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट है ना। ये क्या है? ये आपके शीर्ष है। ओके, आया समझ में। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं किसके? ये तो हो गया क्या? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या? त्रिभुज से रिलेटेड। उसके बाद में फिर इस चैप्टर में बात किया जाता है क्या? समरूप और सर्वांग समता की, है ना। समरूप और सर्वांग समता की बात किया जाता है तो आप समझिए कि समरूप, है ना। क्या? समरूप, है ना। क्या? समरूप। ओके, क्या? समरूप और क्या? सर्वांग सम, है ना। सर्वांग सम। ओके, आया समझ में। क्या दिया गया? समरूप और सर्वांग सम। तो आप समझिए, है ना, क्या है समरूप का मतलब क्या है। आप समझिए क्या दिया गया है। समरूप शब्द से ही हमें बता रहा है ना। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप। अर्थात क्या? वे सभी आकृतियां। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि त्रिभुज की बात किया जा रहा है तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस चैप्टर में केवल त्रिभुज से ही रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। मगर अगर बोला जाए तो समरूप का मतलब हुआ कि वे सभी आकृतियां, क्या? वे सभी आकृतियां जिनका जो आकार होता है, क्या? आकार एक जैसा होता है। जिनका जो आकार होता है वो क्या होता है? एक जैसा होता है। आकार नहीं, आकृति, है ना। क्या? आकृति क्या होती है? एक जैसी होती है। उसी को क्या बोलते हैं हम? समरूप क्या बोलते हैं। आया समझ में। तो समरूप में क्या होता है? समरूप में होता क्या है? तो हमारा क्या? आकृति समान होती। क्या? आकृति, क्या? आकृति
आकृति क्या होती है, समान होती है ना, क्या आकृति क्या होती है, समान होती है। ओके, आया समझ में। और सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में क्या होता है, तो आप देख सकते हो, क्या नाम से ही पता, क्या सर्व मतलब सभी, है ना, अंग मतलब अंग ही हुआ, जाकर समझो क्या सर्वांग सम है ना। तो इसे जब तोड़ोगे तो क्या क्या तीन शब्द मिलेंगे, सर्व, अंग और सम, है ना। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग हुआ, और सम मतलब समान, यानी सभी अंग क्या हो, समान हो, सभी अंग क्या हो, समान। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आकृति समान होना चाहिए, क्या आकृति समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि सभी अंग समान हो। अंग समान होने का मतलब क्या, आकार से है, क्या आकार, क्या आकार समान, क्या समान होना चाहिए। बताओ आया समझ में, आकार समान होना चाहिए, आया समझ में, है ना। तो समझो क्या होगा, अगर आकृति समान होगी, अब हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो कि सर जी क्या आकृति और आकार दोनों अलग अलग है, तो हाँ बात एकदम सही है, आकृति और आकार दोनों अलग अलग है। आया समझ में। आकार जो होता है, क्या आपका जो आकार होता है वो केवल छोटा और बड़ा होता है ना, छोटा और बड़ा होता है। और जो आकृति होती है, तो आकृति का मतलब हुआ कि किस शेप में वो बना है। आया समझ में, क्या होता है, किस शेप में वो बना है। आकार का मतलब क्या होता है, साइज, और आकृति का क्या मतलब होता है, शेप, शेप। आया समझ में। तो किस शेप में वो बना है उसे बोलेंगे आकृति, और किस आकार में वो बना है, कैसा उसका शेप है, वो छोटा है या बड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, हम आकार बोलते हैं। आया समझ में। तो आकृति अगर समान होगी, आकृति यानी बनावट एक जैसी होगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे कि वो वस्तु में समरूप है। और त्रिभुज की बात किया जाए तो त्रिभुज अगर एक जैसे बने होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो त्रिभुज हमारे क्या है, समरूप है। मगर अगर आकार समान होगा, यानी साइज, है ना, साइज दोनों की क्या है, बराबर है, जितना बड़ा वो है उतना बड़ा ही वो है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सर्वांग सम है। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहें तो आप समझो, इसे थ्योरी आप पूरा कर लीजिएगा, है ना। हम आपको बता रहे हैं, सही का निशान लगा दिया, इसका मतलब होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तब आप समझो, अगर हम एग्जांपल लें, है ना, क्या एग्जांपल लें तो आप समझिए, एग्जांपल लें तो आप समझिए। मान के चलो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, क्या एक हमने क्या किया, एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, है ना। हमने क्या किया, एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, क्या ए बी और सी, है ना। एक छोटा त्रिभुज बनाया ए बी सी, और एक हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, एक बड़ा त्रिभुज बनाया, है ना। हमने क्या किया, एक बड़ा त्रिभुज बनाया। ये क्या है, ये आपका क्या है, पी क्यू और आर है। ये क्या है आपका, पी क्यू और आर है। तो अब आप समझिए, समझिए हमने क्या कहा, आकृति समान हो चाहिए, मतलब उनकी बनावट एक जैसी हो। तो देखो, जैसा ये त्रिभुज बना है वैसे ही ये त्रिभुज बना है, जैसा ये त्रिभुज बना है वैसे ही ये त्रिभुज बना है, यानी ये दोनों त्रिभुज, है ना, ये जो आपके दोनों त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, तो ये आपके क्या है, सर्वांग सम है, क्या है, सॉरी समरूप है, क्या है, ये क्या है, समरूप, क्या समरूप, यानी इनका जो आकृति है, इनका जो रूप है, इनका जो बनावट है वो कैसा है, एक जैसा है। आया समझ में, आया समझ में। लेकिन अगर बात किया जाए सर्वांग सम की, तो सर्वांग सम में होता कि आकार, यानी इनकी जो साइज है, मतलब इन आकार यानी इनका जो शेप है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो शेप इनका एक जैसा नहीं है, अर्थात ये बड़ा ये छोटा, तो ये क्या होगा, ये सर्वांग सम नहीं होगा, है ना, समरूप होगा, मगर क्या सर्वांग सम, क्या सर्वांग सम नहीं होगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। समरूप होने वाला मगर सर्वांग सम नहीं होगा। मगर अगर इसी पर बात करेंगे, हमारा पहला एग्जांपल है, और इसी पे अगर बात करें तो मान चलो हमने क्या ले लिया कि हमने सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया कि एक हमने ले लिया क्या, वर्ग, क्या ले लिया, एक हमने क्या किया, वर्ग ले लिया। ओके, क्या करें, हम एक वर्ग ले लें, वैसे हम बना रहे हैं परफेक्ट। अगर मान चलो कुछ साइज इधर उधर है तो उसके उसे आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना, उसे आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो क्या किया हमने, ये एक बना लिया क्या, वर्ग। ओके, है ना, हमने क्या किया है, ये एक वर्ग बनाया, है ना। लगभग क्या है, लगभग दोनों समान ही है ना, आकृति में और आकार में लगभग दोनों समान है, यानी इनका जो साइज है और जो शेप है वो दोनों का दोनों लगभग एक जैसा ही है। ओके, आया समझ में, आया समझ में। शेप और साइज दोनों एक जैसा ही है ना, आया समझ में ना। ओके ठीक है, तब आप समझो, अब इनका क्या आकार भी समान है, मतलब दोनों बराबर भी बने हैं, और आकृति भी समान, यानी दोनों एक जैसे भी बने हैं। आया समझ में। तो क्या होगा कि आकार समान होने के कारण, साइज इनका समान होने के कारण क्या है, साइज इनका समान होने के कारण क्या है कि ये क्या होंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, क्या सर्वांग सम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम, है ना, क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ओके, और क्या है, इनका क्या आकृति यानी बनावट भी वैसी है, क्या बनावट भी वैसी है, तो क्या हो जाएगा, बनावट सेम होने के कारण क्या हो जाएंगे, ये समरूप भी हो जाएंगे। आया समझ में, क्या होंगे, समरूप भी हो जाएंगे। बताओ आया समझ में, आया समझ में, क्या होंगे, समरूप भी हो जाएंगे। ओके, आया समझ में ना, क्या होगा, समरूप भी हो जाने वाले हैं। ओके, आया समझ में, है ना। तो जब आकृति समान होगी, आकृति यानी उनकी बनावट एक जैसी होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। मगर अगर क्या होंगे कि उनका साइज भी बराबर है, उनका साइज भी बराबर है, तो क्या होगा कि उन्हें बोला जाएगा कि वो आपके क्या है, सर्वांग सम है। आया समझ में, आया समझ में, है ना। ओके ओके, तब आप समझो, यहां से एक बात और निकल के आती है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि आप समझिए, समझिए कि सर्वांग सम होगा, क्या सर्वांग सम होगा तो आकार बराबर होना चाहिए, है ना। क्या सर्वांग सम होगा तो आपका क्या आकार बराबर होना चाहिए। वैसे थोड़ा, है ना, थोड़ा क्या इनबैलेंस इसमें आप सही कर लीजिएगा वैसे, है ना, क्या आप सही कर लीजिएगा वैसे, है ना, क्योंकि एकदम परफेक्ट भाई कॉपी तो कर नहीं रहे हैं ना, इसलिए क्या है, थोड़ा क्या हो सकता है साइज में गड़बड़ी हो, है ना, उसकी टेंशन नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा। आप समझो क्या बता रहे हैं, सर्वांग सम यानी सर्वांग सम होगा तो आकार बराबर होगा। आया समझ में, तो आकार बराबर होगा। ओके ठीक है, उसके बाद में आकार बराबर होने के साथ साथ, आकार बराबर होने के साथ साथ उनकी आकृति भी समान होनी चाहिए, ये भी आप समझ लो, है ना। तो आकृति समान होनी चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए, तभी होगा जाकर आपका क्या, तभी आपका सर्वांग सम होगा। तो आप ये समझो कि जितने सर्वांग सम होते हैं ना, जो
जो आकृतियां आपकी सर्वांगसम वाली होती हैं, जो पदार्थ आपके सर्वांगसम होते हैं, वो समरूप जरूर से जरूर होते हैं। आया समझ में? समझो ये क्या है, ये सर्वांगसम है, एक जैसा बना है और एक ही आकार का बना है, तो क्या है, सर्वांगसम है, मगर ये समरूप भी है। क्यों? क्योंकि ये एक ही जैसा बना हुआ है। आया समझ में? तो यहां से क्या होता है, एक नोट पॉइंट हमारा निकल के आता है। क्या? यहां से एक नोट पॉइंट निकल के आता है। क्या क्या कि सभी, क्या बोलेंगे कि सभी, क्या सभी सर्वांगसम है ना, क्या सभी सर्वांगसम, क्या सभी सर्वांगसम है ना, सभी सर्वांगसम वस्तुएं है ना, वस्तुएं कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? है ना, मान के चलो कि अपने ही क्या आप क्या करो, अपने ही पैर के दो चप्पल ले लो, है ना, तो वो क्या होंगे, वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, वो आपके लिए सर्वांगसम हो जाएंगे और समरूप भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका साइज भी वही है और आकार भी वही है। आया समझ में? लेकिन एक आप अपने पैर का चप्पल लो और एक किसी दूसरे पैर का चप्पल ले लो, है ना, तो हो सकता है कि एक आपका बड़ा हो और एक आपका क्या छोटा हो, तो वहां पर आकार तो सही रहेगा, आकार तो वही रहेगा, मगर आकृति नहीं, है ना, मतलब आकार तो क्या होगा, आकार में इनबैलेंस हो जाएगा, मगर आकृति आपकी वही रहने वाली है, बना होगा वो वही, मतलब वैसा ही बना होगा, वो वैसा ही, मगर उनका साइज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो आपके क्या होंगे, समरूप तो होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होने वाले, है ना। तो क्या बोला जाएगा कि सभी सर्वांगसम वस्तुएं, वस्तुएं क्या समरूप, क्या समरूप, समरूप होती होती हैं, किंतु, है ना, क्या किंतु, किंतु सभी क्या, सभी क्या बोला जाएगा, सभी समरूप, है ना, क्या समरूप, क्या वस्तुएं, है ना, क्या वस्तुएं सर्वांगसम, क्या सर्वांगसम, सर्वांगसम नहीं, नहीं होती, होती है। बताओ आया समझ में? आया इतना समझ में? है ना। तो क्या होता है, हम लोग क्या बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं, और हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट आता है समरूप और सर्वांगसम का। समरूप का मतलब रूप, रूप मतलब बनावट, है ना, आप समझ सकते हो ना, समरूप यानी बनावट। अगर बनावट एक जैसी होगी तब होगा क्या, समरूप, चाहे वो त्रिभुज की बात किया जाए या किसी भी वस्तु की बात किया जाए। ओके, आया समझ में। मगर अगर उनका आकार समान होगा, और एक बात आप ये समझो कि आकार समान होने के साथ, क्या आकार समान होने के साथ उनकी आकृति भी एक जैसी होनी चाहिए, ये भी आप समझ लो, है ना। क्या आकार और आकृति दोनों, क्या आकार, क्या आकृति व आकार, क्या ले लो, आकृति, क्या आकृति, आकृति व आकार, है ना, क्या आकृति और आकार। ओके, आकृति और आकार दोनों समान होना चाहिए, तब वो सर्वांगसम होने वाला। अगर बात करें तो यहां समझो बनावट एक जैसी है मगर आकार आपका समान नहीं, इसलिए क्या है, ये समरूप है मगर सर्वांगसम नहीं है। लेकिन यहां बात किया जाए तो बनावट भी एक जैसी है और आकार भी आपका एक जैसा है, मतलब साइज भी एक जैसा है और शेप भी एक जैसा, इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वांगसम भी हो जाएगा और समरूप भी हो जाने वाला है। आया समझ में। और अगर सर्वांगसम है, आया समझ में, समझो ये सर्वांगसम है, इनका आकार समान है और आकृति समान है ना, तो ये सर्वांगसम है और सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम कोई भी वस्तु हो वो समरूप जरूर से जरूर होगी। आप ये समझ लीजिए, अगर सर्वांगसम है तो वो क्या होगी, समरूप जरूर जरूर होगी, मगर समरूप है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांगसम हो। आया समझ में। सर्वांगसम वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर देखा जाए तो यहां देखो ये समरूप मगर ये सर्वांगसम नहीं है। बताओ आया समझ में? इतना इतना आया समझ में ना। इसका आप क्या करो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्या, समरूपता के कुछ गुणों के बारे में, कुछ नियमों के बारे में, कैसे हम समरूपता चेक करते हैं त्रिभुजों में, उसको पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट रिलेटेड मतलब क्वेश्चन, और उसके बाद में कुछ आगे स्टडी किया जाएगा, है ना। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम लोग फिर समरूपता के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से भाई आप। और हाँ, इन्हें अलग अलग करने के लिए आप इन्हें मतलब क्या करो, इन्हें बिंदु से दर्शा भी दो। ये क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये क्या है, सी, और ये क्या है आपका डी। ये हो जाएगा क्या, ई, है ना, एफ, जी, और ये एच हो जाएगा। आया समझ में। ये सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ओके, है ना। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट भाई इसका, जल्दी से आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। और जो हमारे क्या त्रिभुजों के समरूपता के नियम होते हैं, जिन्हें हम कसौटी भी बोलते हैं, क्या कसौटी, है ना। कसौटी आपके बुक में क्या होता है कि कसौटी ही लिखी मिलती है, तो अगर मान लो आपको कसौटी नहीं समझ में आती है तो परेशान ना हो। क्या कसौटी का मतलब क्या, नियम से ही हुआ, है ना। तो क्या त्रिभुजों के समरूपता के, क्या त्रिभुजों के समरूपता के क्या होते हैं, 3 नियम होते हैं ना, 3 कसौटियां होती। कौन सी? एक होता है क्या, ए कसौटी, दूसरा क्या होता है एस ए एस कसौटी, और तीसरा क्या होता है एस 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 कसौटी, है ना। तो यहां पर समझो, एस फॉर क्या, साइड, साइड का मतलब क्या, भुजा, और ए फॉर एंगल यानी कि कोण। आया समझ में। तो ए से क्या होता है, एंगल होता है, और एस से क्या होता है, भुजा होता है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, भुजा, भुजा, भुजा कसौटी, इसे क्या बोला जाता है, भुजा एंगल, भुजा कसौटी, और इसे क्या कहते हैं, इसे एंग मतलब कोण, कोण, कोण कसौटी कहते हैं। आया समझ में। आया समझ में। तो समझो होता क्या है इन तीनों में, है ना, होता क्या है, कैसे हम समरूपता चेक करते हैं त्रिभुजों की, कैसे त्रिभुज हमारे समरूप होंगे जाकर, है ना। है समझ में। तो समझो क्या होता है, यहां पे क्या दिया, एंगल, एंगल दिया गया है, अर्थात क्या होता है कि मान के चलो, इमेजिन करो कि एंगल, एंगल यानी यहां पर केवल कोण की बात की जाएगी, है ना। क्या होगा कि यहां पर केवल हम बात करने वाले हैं क्या, कोण की, है ना। तो हमने क्या किया, मान चलो हमने क्या किया, हमने कोई 2 त्रिभुज लिया, है ना। हमने क्या किया कि हमने कोई 2 त्रिभुज लिया। ओके, हमने क्या किया कि हमने लिया कोई 2 त्रिभुज, और उस 2 त्रिभुज में, है ना, उस 2 त्रिभुज में जो एंगल है ना, जो एंगल है, मान चलो ये क्या है, ये आपका ए पॉइंट, ये क्या है आपका बी पॉइंट, और ये क्या है आपका सी पॉइंट है। और ये जो एंगल है, इमेजिन केवल करना, परफेक्ट ही बात नहीं करें। मान चलो ये एंगल हमारा क्या है, 20 अंश है, ये वाला क्या है आपका, है ना, ये वाला क्या है, ये वाला आपका क्या है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 100 अंश का हो जाएगा। ओके, है ना, 180 बनना चाहिए, है ना। क्या होगा,
180 बनना चाहिए, तो ये वाला 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 और ये मान चलो ये क्या है हमारा, ये 60 अंश। ओके, आया समझ में? ये हमने ले लिया है ना। उसके बाद में मान चलो हमने क्या किया, हमने एक दूसरा त्रिभुज लिया। क्या किया हमने, एक क्या किया हमने, एक दूसरा त्रिभुज ले लिया, है ना। क्या किया, दूसरा त्रिभुज ले लिया और इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये P बिंदु हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, Q बिंदु, और ये क्या हो जाएगा आपका R बिंदु हो जाएगा। ओके, आया समझ में? ये वाला क्या है आपका 20 अंश है। ओके, ये वाला क्या है आपका, ये वाला क्या है, ये वाला आपका 100 अंश है ना। और ये क्या हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका 60 अंश है। आया समझ में? आया समझ में, है ना। तब आप समझो, आया समझ में। अगर आपको ऐसे क्या करते हैं कि दो त्रिभुज दिए जाते हैं, ऐसे आपको दो त्रिभुज दिए जाते हैं और उनमें क्या तीन कोण आपको, मतलब तीनों शीर्ष कोण दिए गए हैं, तीनों कोण आपको दिए गए हैं और कोण अगर समान है तो ये जो मतलब क्या होंगे, त्रिभुज आपके समरूप होंगे, जाकर क्या समरूप होंगे, जिन्हें क्या होता है आपको अधिकतर सुनने को मिलेगा चैप्टर में, क्या सर्वांगसम। आया समझ में? अधिकतर क्या होगा, सर्वांगसम सुनने को ही मिलेगा। लेकिन आप अभी आपने पढ़ा क्या, सर्वांगसम और समरूप दोनों हो सकता है एक ही साथ में, है ना। तो वैसे हम बात करें क्या समरूप के लिए, लेकिन क्या होता है कि इन्हें सर्वांगसम भी बोल दिया जाता है ना। तो आया समझ में? तो ये त्रिभुज क्या होंगे आपके, ये समरूप होने वाले हैं और जिस नियम के कारण होंगे, है ना, क्यों, जिस नियम के कारण हो गया उसे क्या बोला जाएगा, ए कसौटी बोला जाएगा, ए नियम बोला जाएगा, कोण 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 नियम बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम कोण के अकॉर्डिंग इसकी समरूपता चेक कर रहे हैं। आया समझ में? आया समझ में? तो कैसे होगा, कैसे होगा, तो आप समझो। यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में जो ए कोण है वो 20 अंश है और पी क्यू आर वाले त्रिभुज में पी कोण जो है वो 20 अंश है ना। तो इसे कैसे हम लिखेंगे, आप समझो कैसे लिखने वाले हैं ना। तो क्या लिखेंगे कि एंगल ए, क्या एंगल जो ए है वो क्या है, वो क्या है, समरूप है ना। क्या समरूप है, समरूप है किसके, एंगल पी के। ओके, आया समझ में? आया समझ में, समझो दोनों साइड को तीर बनाया जाएगा, है ना। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप बोलो एंगल ए समरूप है एंगल पी के, या बोलो कि एंगल पी हमारा समरूप है क्या, एंगल ए के। बताओ इतना आया समझ में? ओके, ऐसे ही क्या करेंगे, ऐसे हम सेकंड वाला भी बोल सकते हैं, क्या जो एंगल हमारा बी है वो समरूप है किसके, एंगल क्यू के, या बोलो कि एंगल क्यू समरूप है एंगल बी के, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों तारे क्या क्या होगा कि आपका तीर का निशान रहेगा। ओके, उसके बाद में तीसरा क्या आएगा कि जो हमारा एंगल सी है ना, वो क्या है, समरूप है किसके, एंगल आर के। बताओ आया समझ में? आया समझ में? एंगल ए समरूप एंगल बी है पी, है ना। ये जो तीर का निशान बना है ना, इसे समरूप बोला जाता है ना। तीर का निशान जो बना है समरूप बोला जाता है ना। और दोनों साइड को बनाओगे, क्यों? क्योंकि चाहे आप बोलो कि ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है, बात वही हुई, है ना। तो एंगल ए समरूप एंगल पी, एंगल बी समरूप एंगल क्यू और एंगल सी समरूप एंगल आर होने वाला है। ओके, आया समझ में? आया समझ में, है ना। ये हो जाएगा, है ना, ये हुआ जाकर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम ये बोलने वाले हैं कि ये जो त्रिभुज है ना, ये जो हमारा एबीसी जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर त्रिभुज क्या, सर्वांगसम है ना। तो सर्वांगसम में समरूप कुछ भी बोला जा सकता है ना। तो क्या होगा कि जो हमारा ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ये क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का जो साइन बनता है वो ऐसे बनता है, क्या ऐसे बनता है ना। कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो ऐसे आप बनाने वाले, क्या ऐसे बनाने वाले, है ना। क्या सर्वांगसम में क्या त्रिभुज क्या हमारा पी क्यू आर के। ओके, ओके, क्या पी क्यू और आर के। आया समझ में? और ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वांगसम हो जाने वाला है। और किसके कारण सर्वांगसम हुआ है, तो हमारा ए है ना, ए कसौटी के कारण, क्या कसौटी के कारण, यानी कि यहाँ पर एंगल वाला नियम लगाकर, कोण वाला नियम लगाकर इन्हें क्या सर्वांगसम किया गया। ओके, आया समझ में? आया समझ में। एक बात और आप ध्यान रखो, एक बात और आप ध्यान रखोगे कि जो एंगल हमारा जिस एंगल के इक्वल होगा वही हम लिखने वाले हैं। आया समझ में? जैसे समझो ए क्या है, ए क्या है 20 है और यहाँ पर P 20 है, तो A पहले आया तो P हमारा क्या आया, पहले आया। उसके बाद में B हमारा 100 है और Q हमारा 100 है, तो B बाद में आया तो हमारा क्या हुआ, Q बाद में आया। ओके, और हमारा जो C है वो 60 है और R हमारा 60 है, तो बाद में हमारा C आया, तो बाद में हमारा R भी आया है। आया समझ में? आप क्या करोगे कि एक भी शब्द इधर उधर नहीं पलटोगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने Q को आगे कर दिया और P को पीछे कर दिया, या R को आगे कर दिया, किसी को भी आगे कर दिया, है ना, तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। है समझ में? जैसे आपने इस साइड लिखा है, कोणों का जो क्रम आपने इस साइड लिखा है वही कोणों का क्रम आपका इस साइड भी होने चाहिए, ये आप ध्यान रखोगे। ओके, आया समझ में? ये आप ध्यान रखोगे, तभी क्या होगा, परफेक्ट नियम हमारा हो पाएगा, नहीं तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आया समझ में? ओके, उसके बाद में सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें साइड एंगल साइड कसौटी, यानी भुजा कोण भुजा नियम लगता है। तो इसमें क्या होता है, मान लो हमने क्या किया कि हम दो त्रिभुज ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, दो त्रिभुज ले रहे हैं। ओके, क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम क्या करेंगे, ले लेंगे, है ना। क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेने वाले। ओके, ठीक है ना। दो त्रिभुज यहाँ पर ले लिया जाए। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ए पॉइंट है, ये क्या है आपका बी पॉइंट, ये क्या आपका सी है, ये क्या हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा हमारा क्या आर हो जाने वाला। ओके, अब मान चलो ये यहाँ पर जो एंगल है इन्होंने दे रखा है वो क्या है, वो हमारा 20 अंश है। ओके, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये भी हमारा क्या है 20 अंश है। क्यों? क्योंकि एक एंगल की बात की गई है ना, तो एक एंगल होना चाहिए और वो जो एंगल होगा तो वो क्या होगा, वो समान होने वाला है। ओके, आया समझ में? आया समझ में। उसके बाद में आप समझो, इसको हमने क्या लिया, ये जो भुजा है, भुजा की बात की गई ना, तो ये भुजा हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। चलो ये वाली हम क्या करते हैं, ये भुजा हम क्या ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ओके, इसको हमने ये वाली भुजा, है ना, ये वाली हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर ले लिया और उसके बाद ये वाली भुजा क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, है ना, 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये वाली जो भुजा हमारी आ जाएगी, है ना, क्या होगा
कि ये वाली भुजा हम क्या ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। ओके, ओके, 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो ये यहाँ पर नहीं आपका बनने वाला है ना, ये यहाँ पर नहीं बनेगा। क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये हमारा क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा, और ये हमारा आ जाएगा क्या, 6 सेंटीमीटर आ जाने वाला है। ओके, आया समझ में? आया समझ में? एक बात और समझो, अभी हमने कहा कि क्यों यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, है ना? तो आप समझो क्या होगा, भुजा के सामने, है ना, भुजा के सामने एंगल क्या होता है, बनता है। आया समझ में? भुजा के सामने एंगल बनता है। आया समझ में? तो यहाँ पर एंगल बना हुआ है, यहाँ पर एंगल बना हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ मान पहले से ही। आया समझ में? मगर यहाँ पर एंगल नहीं शो हो रहा है, इसलिए इस वाली भुजा को हमने क्या किया है, माना कि ये इतने सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसे हमने माना। ओके, आया समझ में? आया समझ में? वैसे ही अब यहाँ तो एंगल बन ही रहा था ना, तो इस वाली भुजा को हम बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। जिन भुजाओं के द्वारा एंगल नहीं बन रहा है, उन भुजाओं के द्वारा हम क्या करेंगे, मतलब उन भुजाओं को क्या करने वाले हैं, हम मानेंगे कि ये इतने इतने सेंटीमीटर। ओके, आया समझ में? आया समझ में? तब आप समझो क्या है, क्या होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है। तो आप समझिए क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, इसे क्या करो, इसे अलग कर दो। अगर बात किया जाए तो जो हमारा इसमें एंगल ए है, क्या, जो हमारा क्या एंगल ए है, वो क्या है, वो समरूप है किसके, एंगल पी के। ओके, एंगल ए समरूप किसके, एंगल पी के, है ना। उसके बाद में आप समझो यहाँ पर तो एंगल दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भुजाओं के अनुपात को निकालेंगे। क्या करेंगे, भुजाओं के अनुपात को निकालेंगे, है ना। और भुजाओं के अनुपात को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो समझो कौन सा नियम है, यहाँ पर 2 गुना बताया जा रहा है ना, 2 का 2 गुना कितना है, 4, और 3 का 2 गुना क्या है, 6। आया समझ में? तो क्या करेंगे, हम 2 को 4 के साथ लेंगे और 3 को 6 के साथ लिया जाएगा। ओके, आया समझ में? तो क्या करो, आप 2 ले लो, है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, नियम लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, AC, क्या AC, AC अपान में क्या है हमारा, PQ, AC अपान हमारा क्या है, PQ। ओके, क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, इक्वस टू, है ना, AC अपान क्या है हमारा, PQ, है ना, क्या PQ, और उसके बाद में इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, है ना, क्या AB अपान में क्या हो जाएगा हमारा, PR, क्या AB हमारा क्या हो जाएगा, PR। ओके, आया समझ में? अब आप समझो अगर यहाँ पर मान रखोगे तो AC बराबर कितना दिया गया है, 2, और उसके बाद में क्या दिया गया है, यहाँ पर AC बराबर 2 दिया गया है, और कितना दिया गया, 4 दिया गया। ओके, और यहाँ पर कितना है हमारा, AB बराबर 3, और ये PR बराबर क्या है, 6 है ना। अगर आप काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ओके, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 और 1/2, है ना। तो इनका अनुपात जो है वो कैसा है, इनका जो अनुपात है वो कैसा है, तो इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात हमारा क्या है, बराबर है। क्या, इनका अनुपात हमारा क्या है, बराबर है। ओके, आया समझ में? तो क्या करेंगे हम, यहाँ से आप समझो, है ना, क्या करने वाले हैं, तो ये एंगल इसके समरूप है। ओके, ठीक है ना। ओके, ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी ये भुजा क्या है, जो ये हमारी क्या भुजा AC है, वो भुजा क्या AB के समरूप है। आया समझ में? जो हमारा भुजा AC है वो भुजा क्या AB के समरूप है ना, AB के समरूप होगा, ये तो बनेगा जा करना। जो हमारी भुजा A है वो क्या हो जाएगी, भुजा AB के क्या होगी, समरूप हो जाएगी। आया समझ में? है ना, AB और PR। ओके, ठीक है ना। क्या होता है, यहाँ ये वाला नीचे वाला लिया जाता है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, ये भुजा है ना, जो हमारी भुजा AC है वो क्या होगी, समरूप हो जाएगी भुजा क्या, PQ के। ओके, और उसके बाद में जो हमारी भुजा ये AB है, क्या AB, वो समरूप हो जाएगी किसके, PR के। ओके, आया समझ में, है ना। समझो क्या करेंगे, एंगल हमें एक दिया गया है, हमें यहाँ पर समरूपता चेक करनी है, तो क्या दिया गया, भुजाओं का मतलब भुजाओं का मान दिया गया है, तो क्या करेंगे, इस पे हम भुजाओं का अनुपात का नियम लगाएंगे। भुजाओं के अनुपात क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं आप लो, तो क्या है, इसका 2 गुना 4 हो जाएगा, और 3 का 2 गुना क्या हो जाने वाला, 6 हो जाने वाला, है ना। आप करोगे, सॉल्व करोगे, क्या होगा, 1/2 आने वाला, है ना। तब आप समझो क्या है कि 1/2 यानी कि इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे, अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो AC हमारा AC वो क्या है, समरूप है किसके, PQ के, और इस वाली भुजा का रिलेशन इससे है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारा जो क्या है AB है वो समरूप है किसके, PR के। ओके, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में, है ना। तब आप समझो इन दोनों भुजाओं का रिलेशन हो गया, है ना, इन दोनों भुजाओं का रिलेशन हो गया, तो आप समझिए यहाँ पर क्या हुआ, 20 अंश बना जाकर, है ना। उसके बाद में ये जो क्या होगा, ये वाला जो ये भुजा भुजा जो 2 हमारा कोण बना रहा है वो यहाँ पर कोण बनाएगा। ओके, भुजा 2 हमारा यहाँ पर कोण बनाएगा, और ये भुजा 4 है वो यहाँ पर कोण बनाएगा। आया समझ में, आया समझ में। और ये वाली भुजा इस भुजा से रिलेशन बना रहे, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, आया समझ में। वैसे ही आप समझो ये भुजा जो 3 सेंटीमीटर वाली है वो यहाँ पर एंगल बनाएगी, है ना, और ये जो 6 है वो यहाँ पर एंगल बनाएगी, है ना। और ये क्या है, इसके समरूप है, ये 3 क्या है, इसके समरूप है, इसलिए ये दोनों 2 कोण हैं, ये वाले कोण क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाने वाले हैं। ओके, आया समझ में। तो समझो हमारा जो एंगल A है और P है ये पहले से ही सर्वांगसम था, और उसके बाद में आपका कोण B और क्या होगा, कोण आपका Q ये सर्वांगसम हो जाएगा, और कोण आपका C और कोण आपका R सर्वांगसम हो जाने वाला है ना। आया समझ में। तो क्या होगा, फिर हम यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से फिर हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्या यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो त्रिभुज हमारा क्या है, ABC है, क्या ABC, है ना। त्रिभुज जो हमारा ABC है वो क्या है, वो हमारा क्या, वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज। समझो A से रिलेशन किसका है, A से रिलेशन किसका है, तो A से रिलेशन है हमारा किसका P का। ओके, और उसके बाद में B से रिलेशन किसका है, तो B से रिलेशन है किसका, Q का। B से रिलेशन किसका है, Q का, तो क्या हो जाएगा PQ, और फिर C से रिलेशन किसका है, तो किसका है, R का है। ओके, आया समझ में। ये क्या होंगे, ये ऐसे सर्वांगसम हो जाने वाले हैं, और ये किस नियम से सर्वांगसम हुए हैं, तो ये हमारा क्या, साइड कसौटी से, है ना, क्या कसौटी से सर्वांगसम हुए हैं। बताओ, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। करना कुछ नहीं, केवल आपको यही ध्यान रखना है बस, है ना। आप समझो, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप समझो क्या यहाँ पे किया जा रहा है ना।
क्या यहाँ पर किया जा रहा है? अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ इस त्रिभुज को क्या करें, इस त्रिभुज को अगर हम मोड़ के रखेंगे, है ना? समझने की कोशिश करो, अगर इस त्रिभुज को मोड़ के रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आप इसे ऐसे घुमा दो, है ना? आप ऐसे घुमा दो तो क्या होगा? इस पर फिट हो जाने वाला, ओके? आया समझ में? आया समझ में? इस पे क्या हो जाएगा? हमारा फिट हो जाने वाला है, ओके? है ना? ओके, ठीक है। तो एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा? इससे रिलेटेड हो जाएगा और उसके बाद में हमारा क्या होगा? ये जो 3 है इस पर बनाने वाला, 2 इस पर बनाएगा, ओके? और ये 6 हमारा क्या होगा? इस पर बनाने वाला, 4 इस पर बनाएगा, है ना? 4 इस पर बनाएगा, 3, 3, 6, ओके, ये यहाँ पर इम्बैलेंस है। ये क्या होगा? यहाँ पर इम्बैलेंस, ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना? 6 क्या होगा? क्या? 3 इस पर बनाएगा, ओके, है ना? 3 इस पर बनाएगा और 6 क्या होगा? इस पर बनाएगा, ओके, ठीक है। है ना? 2 इस पर बनाएगा और 4 क्या होगा? इस पर बनाने वाला, ओके, अब एकदम परफेक्ट है ना? अब एकदम परफेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? हमारा ए क्या है? ए हमारा किससे रिलेटेड है? पी से, और उसके बाद में हमारा जो बी है वो आर से रिलेटेड है ना? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर आने वाला है। पी आर क्यू आएगा, ओके, अभी देखो रॉन्ग हो जाता है ना? पी आर क्यू आएगा, चलो ओके, अब ठीक है ना? अब ठीक है ना? समझो क्या हमने किया यहाँ पर, किया क्या है हमने, क्या किया यहाँ पर? कुछ नहीं किया, दोनों एंगल क्या है? दोनों एंगल हमारे क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके, है ना? उसके बाद में क्या करेंगे? अन्य सर्वांग समता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अन्य सर्वांग समता हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या? अनुभुजा के अनुपात वाला निकाल देंगे, ये बनेगा जाकर, और फिर ऐसे क्या होगा? चेक कर लिया जाएगा, ओके, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखो तीसरे वाले में तो क्या है? मान चलो हमने क्या किया कि क्या किया हमने? 2 त्रिभुज बनाया, है ना? क्या किया हमने? 2 त्रिभुज बनाया, ओके, ठीक है। 2 त्रिभुज बना ले भाई अच्छे से, है ना? क्या होगा? 2 त्रिभुज बनाया जाएगा। ये मान चलो एक त्रिभुज ये हो गया जाकर हमारा, और एक ये हो गया हमारा ये दूसरा त्रिभुज, है ना? दूसरा त्रिभुज हो गया, ये हमारा ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? बी, और ये हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा? पी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा हमारा आर, ओके? आया समझ में? आया समझ में? अब आप समझो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एंगल आपको नहीं दिया जाएगा, एंगल दिया ही नहीं जाएगा, केवल भुजा दी जाएगी, है ना? मान लो ये हमारा क्या है? 2 सेंटीमीटर है ना? ये वाला क्या है? 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या है? 3 सेंटीमीटर है ना? ये वाला हम क्या ले लें? ये वाला हम ले लें क्या? 6 सेंटीमीटर, है ना? ये क्या ले लें? 5 और 5 सेंटीमीटर, और ये ले लें क्या? 10 सेंटीमीटर, ओके? आया समझ? आप समझो यहाँ पर करना क्या है, नहीं इसमें समझ पाए हो तो जस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला, समझो क्या होगा। यहाँ पर देखो कि क्या है, केवल 2 गुने वाला कॉन्सेप्ट लगा है ना? ये वाला जो हमारा त्रिभुज है, इसका जस्ट 2 गुना भुजा से वो दूसरा वाला त्रिभुज बना हुआ है ना? तो किसका 2 गुना करने पर क्या आएगा? तो समझो 2 का 2 गुना करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, है ना? और 3 का 2 गुना करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, और 5 का 2 गुना करोगे तो क्या आएगा? 10 आने वाला है। एकदम सिंपल सी बात है ना? 10 आने वाला, तो क्या करोगे? क्या आप लिखोगे? जो हमारा एसी है, क्या? जो हमारा एसी यानी ये आएगा, वो अपान आ जाएगा किसके? ये क्या हमारा क्यू आर के, ओके? इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ए बी है ना? ए बी है ना? क्या? ए बी यानी 3 वाली भुजा क्या होगी? 6 के अनुपात में आएगी, यानी अपान में क्या हो जाएगा? पी आर, ओके, ठीक है। और उसके बाद में ये 5 वाला यानी क्या हो जाएगा? बीसी, और बीसी अनुपात किसके आएगा? 10 वाले के, 5 दूना 10, है ना? तो क्या हो जाएगा? पी क्यू के, ओके, ओके। अब आप समझो जब यहाँ पर मान रखोगे, है ना? जब यहाँ पर मान रखोगे तो क्या आएगा? यहाँ से 1/2 मिलेगा, मिलने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा? 1/2, और यहाँ से भी क्या मिलने वाला? 1/2 मिलने वाला है, ओके? आया समझ में? 1/2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जाकर कि जो हमारा क्या एसी का रिलेशन है वो किससे है? वो क्यू आर से रिलेशन है ना? है ना? ऐसा समझो जो ये अनुपात है इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे है, इसका इससे रिलेशन है ना? तो वही हम करेंगे क्या कि जो ये एसी है ना, एसी क्या है? समरूप है किसके? क्यू आर के, ओके, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा क्या यहाँ पर ए बी है, ये क्या है? ये किससे है? तो इसका रिलेशन किससे है? पी आर से, ओके। और उसके बाद में जो हमारा ये क्या है? एंगल जो हमारा क्या है? बीसी भुजा है ना? जो बीसी भुजा है, ये किससे रिलेशन इसका? तो इसका रिलेशन किससे? पी क्यू से, ओके? किससे है? पी क्यू से है ना? क्या है? पी क्यू से है। तो आप समझो क्या है कि ये 2 वाला है ना, 2 सेंटीमीटर भुजा किस पर कोण बनाएगा? तो वो यहाँ पर कोण बनाने वाला है। आया समझ में? क्या होगा कि जस्ट भुजा के सामने जो कोण होगा ना, वहीं पर क्या होगा? कोण बनेगा, है ना? तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाएगा, और फिर 2 के बाद हम क्या करेंगे? इधर 4 लेंगे। 4 कहाँ पर बनाएगा? तो यहाँ पर बनाएगा, तो 4 यहाँ पर बनाने वाला, ओके? आया समझ में? ये भुजा इस भुजा का इससे संबंध है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? दोनों बराबर हो जाएगा, है ना? ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाने वाला है? बराबर हो जाने वाला है, ओके, ठीक है। उसके बाद में आप समझो, अगर हम तीसरे वाले को लें तो तीसरा क्या होगा? इस पर कोण बनाएगा, है ना? और तीसरा किससे है संबंधित? तो 6 से है, तो 6 हमारा क्या होगा? इस पर कोण बनाने वाला है ना? यहाँ पर 2 लाइन खींच दो ताकि दोनों में अंतर हमें महसूस हो सके, ओके? और फिर जो हमारा 5 है वो क्या होगा? इस पर बनाने वाला एंगल, है ना? और फिर जो 10 होगा, 10 हमारा क्या होगा? तो 10 हमारा ये इस पर एंगल बनाने वाला है। बताओ, आया समझ में? तो आप समझो जो ए है, ए वाला एंगल आर से रिलेटेड है, ओके? और उसके बाद में जो हमारा बी वाला है वो पी से है, और जो हमारा क्या है? सी वाला वो किससे है? तो सी वाला हमारा क्यू से है, ओके? आया समझ में? तो हम लिखने क्या वाले हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज क्या ए बी सी है, क्या जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है वो क्या है कि वो हमारा सर्वांगसम होगा। किसके सर्वांगसम होगा? तो आप क्रम से लिखोगे। ए क्या है? ए हमारा ये यहाँ पर है ना, और तीसरा लाइन किसमें है? आर के, अर्थात क्या लिखोगे? त्रिभुज आर। उसके बाद में फिर बी यानी कि एक वाला, तो एक क्या है? यानी पी, तो आर पी, और फिर क्या हो जाएगा? क्यू। आया समझ में? है ना? आया समझ में? क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि आप क्या करोगे कि अगर आपको एंगल दिया जा रहा है तो एंगलों की आप तुलना कर लोगे। एंगल वाला सबसे आसान होता है। अगर एक एंगल दिया जाता है और 2 साइड दिया जाता है तो क्या करोगे? पहला नंबर एंगल की तुलना करोगे। उसके बाद में उन भुजाओं का संबंध आप निकालोगे। क्या संबंध है? संबंध निकालने के बाद फिर क्या होगा कि किस कोण से रिलेशन है वो आप निकालने के बाद आप एकदम वैसा ही क्रम लिखोगे जैसा मतलब इस साइड लिखा होगा, है ना? क्योंकि
मतलब कोण हमारे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी सर्वांग सम होगा जाकर। ओके, आया समझ में। और फिर वही यहां पर बताया गया है, और तब आप देख सकते हो एबीसी जो है वो हमारा पी क्यू आर के सर्वांग सम नहीं होगा, ये आप समझ लो। सर्वांग सम ना होगा ना, हम समरूप भी बोल सकते हैं ना, तो पी क्यू आर के नहीं होगा बल्कि आर पी क्यू के होने वाला है। तो आपको इन पॉइंटों को क्या पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए, है ना। सो ये क्या होगा, ये किस नियम से है, तो ये हमारा क्या है, साइड 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 कसौटी से, है ना, साइड 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 कसौटी से है। ओके, आया समझ में, आया समझ में। इससे रिलेटेड क्या होता है कि हमको 6 नंबर का मतलब सॉल्व करने वाला आता है क्वेश्चन। सो हो सकता है कि एक बार में, वैसे हमने कोशिश किया है आपको एक्सप्लेन करने का, करना कुछ नहीं, यहाँ पर एंगल की तुलना करना है, यहाँ पर एक एंगल और दो भुजा की तुलना करना है, और यहाँ पर तीनों भुजाओं की तुलना करना है। आया समझ में। आपको सर्वांग दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको पहला क्या करना है, जिस पहले कोण जो निकालोगे उस पर एक रेखा खींच दो, दूसरा जो निकालोगे उस पर 2 खींच दो, और तीसरे वाले पर 3 खींच दो, है ना। आया समझ। तो इससे आपको पता रहेगा कि कौन सा हमें कहां पर लिखना है। तो ए बी सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हमारा आर आर क्यू और पी बनने वाला है, आर क्यू और पी बनने वाला है। ओके, आया समझ में, है ना। ए बी सी आर पी और क्यू, आर पी और क्यू। ओके, है ना। सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है इसे समझने में तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हारता वही है, हारता वही है जो दृढ़ संकल्प नहीं रखता। आया समझ में। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो मानव के सामने टिक सके। सो आप इसे दोबारा जरूर से जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, है ना। क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे और सीखेंगे, और कुछ क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से भाई। उसके बाद में ये आपका, यही जो अभी हमने आपको सर्वांगसम पढ़ाया है ना, सर्वांग समता और समरूपता से रिलेटेड ये क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना जरूर से जरूर एमसीक्यू पूछ ही लिया जाता है। और अगर मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन है कहां का, तो ये आपका जो 6.1 की प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। सो आप अपना बुक ओपन करके देख भी सकते हो, है ना। तो देखा जाए क्या इसमें बताया गया है, इससे रिलेटेड जरूर से जरूर एमसीक्यू आ जाता है। आप ये समझ लीजिए, तो सीरियस होकर समझिए क्या आपको बताने वाले हम, है ना। तो समझो क्या इन्होंने कहा है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया क्या, सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ कि आकार और आकृति दोनों बराबर होनी चाहिए, मगर समरूप का मतलब क्या हुआ, केवल आकृति बराबर होनी चाहिए, है ना। आकृति केवल उनकी बनावट एक जैसी हो बस। लेकिन यहाँ पर सभी वृत्त की बात की गई है ना, तो वृत्त हमारा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सर्वांगसम नहीं आएगा, क्या आने वाला है, समरूप। अर्थात सभी जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो समरूप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका बनावट तो एक जैसा ही होगा ना, बनेंगे तो वो सारे सारे वृत्त ही, है ना। हमारा ये भी वृत्त है और ये भी हमारा वृत्त है। आया समझ में। अगर यहाँ पर अगर त्रिज्या दे दिए होते तब बताते, तब तो वो हमारा सर्वांगसम होता, लेकिन बगैर त्रिज्या देकर बात की है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो हमारा समरूप होने वाला है। समझ में। क्योंकि सारे के सारे वृत्त एक जैसे ही बनने वाले हैं, उनका आकार अलग अलग होगा मगर आकृति उनकी समान होगी जाकर। आया समझ में। आकृति का मतलब बनावट, आकार का मतलब साइज से है, शेप से है। ओके, आया समझ में। उसके बाद में आप समझो क्या इन्होंने बताया है कि सभी वर्ग, क्या सभी वर्ग, तो वही बात हो जाएगी, चाहे वृत्त की बात किया जाए, वर्ग की बात किया जाए। क्यों, क्योंकि वर्ग भी हमारा छोटा बड़ा ही बनने वाला है ना। तो क्या हो जाएगा, समरूप हमारा बनने वाला, एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद में आप समझो तीसरा क्या बताया इन्होंने कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, समद्विबाहु या समबाहु, है ना। तो समझो समबाहु का मतलब सारी भुजाएं क्या हो आपकी, बराबर हो, और समद्विबाहु का मतलब केवल दो भुजा बराबर हो। तो आप ये समझिए कि अलग अलग समबाहु, सम अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुजों में उनकी जो अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं बराबर, है ना। इसलिए क्या होगा, अलग अलग में अलग अलग भुजा बराबर होगी, इसलिए क्या होगा, ये हमारा समद्विबाहु नहीं होने वाला। मगर समबाहु का मतलब, समबाहु का मतलब क्या होगा कि अलग अलग त्रिभुजों में अलग अलग भुजा का अनुपात बनेगा जाकर, लेकिन अनुपात क्या होगा, हमारा एक जैसा ही बनेगा जाकर। आया समझ में। इसलिए यहां पर क्या होने वाला है, हमारा क्या होगा, समबाहु आएगा। क्या, समबाहु त्रिभुज। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो अनुपात बनेगा, उनका जो अनुपात बनेगा हर एक भुजा का एक ही बनने वाला है। आया समझ में, आया समझ में। मगर समद्विबाहु वाले में क्या पता कि कोई दूसरा त्रिभुज आए तो उसमें क्या हो कि भुजाओं का अनुपात चेंज कर दिया जाए। मतलब वहां पर मान लो कोई दूसरी भुजा है तो वहां पर कोई दूसरी भुजा का अनुपात आ जाए। आया समझ में, आया समझ में। ये होने वाला है। जैसे समझो हम बताने क्या वाले, जैसे मान लो ये हमारे पास ये क्या है, त्रिभुज है ना। मान लो इसका 2 है सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, और इसका क्या है, 1 सेंटीमीटर। आया समझ में, आया समझ में। ये क्या हो गया, ये आपका समद्विबाहु हो गया। मगर मान लो दूसरा समद्विबाहु आ जाए, है ना, दूसरा अगर समद्विबाहु आए, क्या दूसरा हमारा समद्विबाहु है, और उसमें क्या बता दिया जाए कि ये वाला हमारा मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। क्या, 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो आप समझो अब भुजा चेंज हो गई ना, है ना। यहाँ पर ये वाली भुजा थी और यहाँ पर ये वाली भुजा, तो क्या हो गया, भुजा चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर ये नहीं बनने वाला है। भुजा चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एंगल चेंज होने में प्रॉब्लम है, समझ। तो ये नहीं बनेगा। लेकिन आप ये समझो कि मान चलो अगर समबाहु की बात करेंगे, क्या समबाहु की बात करेंगे, तो क्या होगा, उनका जो अनुपात होगा वो एक जैसा ही बनने वाला है। यानी मान चलो यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो किसी भी भुजा से किसी भी एंगल से उनका अनुपात निकाल सकते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर समबाहु आने वाला है, ना कि समद्विबाहु आएगा। ओके, आया समझ में। उसके बाद आप समझो क्या है कि त्रिभुजों की समान संख्या वाले, क्या, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज, यानी कि बहुभुज मतलब बहुत सारे, जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। कब होते हैं, जब उनका जो कोण क्या होता है, कोण हमारा बराबर होना चाहिए। क्या, कोण हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना, कोण बराबर होना चाहिए। और जो हमारी क्या भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, समान, क्या, समान
समानुपाती होनी चाहिए। क्या? समानुपाती होनी चाहिए। आया समझ में? अभी आप लोगों ने देखा है जो समरूपता का नियम था उसमें आप लोगों ने पढ़ा क्या? कोण हमारे बराबर होने चाहिए। ए कसौटी में क्या? कोण हमारे बराबर होना चाहिए और उसके बाद में एस कसौटी में हमारा क्या? भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। आया समझ में? है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जा रहा है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, लो जल्दी से। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इन्होंने बताया कि त्रिभुज एबीसी में जो हमारा डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। क्या? त्रिभुज जो हमारा क्या है? त्रिभुज एबीसी है उसमें जो डीसी है, डीसी वो पैरेलल है किसके? बीसी के। और जो हमारा क्या है? एडी, ए डी और अपान में जो डीबी है, क्या? एडी अपान में जो डीबी वो क्या है? 3/5 है ना? यानी क्या? जो हमारा एडी है वो क्या है? 3 है और जो डीबी वो क्या है? 5 सेंटीमीटर है ना? आया समझ में? तब इन्होंने कहा है क्या? यदि एसी क्या 8 सेंटीमीटर, क्या एसी यानी यहां से यहां तक की भुजा क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि ईसी का मान क्या होगा, है ना? ईसी का मान क्या होगा ये हमें बताना है। आया समझ में? ईसी का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन वो किसका है? तो ये थेल्स प्रमेय का है। क्या? थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है ना? तो थेल्स प्रमेय में क्या बताया जाता है कि अगर कोई त्रिभुज है और मान लो कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर हम क्या करते हैं? कोई दूसरी भुजा डालते हैं, है ना? एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा हम डालते हैं तो अन्य जो दो भुजाएं बची हैं ना, उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर आने वाला है। यानी मान के चलो कि इमेजिन करो अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें क्या है? इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा पड़ी हुई है तो इनका जो अनुपात बनेगा तो क्या होगा? हमारा एडी, है ना? यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? जो एडी अनुपात जो हमारा डीबी बनेगा, है ना? डीबी वो बराबर होगा किसके? एई। क्या? एई, एई अनुपाते क्या? ईसी के। आया समझ में? एई अनुपाते ईसी के बनने वाला है। ओके, आया समझ में? है ना? तो समझो इस क्या करेंगे? इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसका सोल्यूशन करने वाले। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आप समझो पहला नंबर तो हम आपको ये सॉल्व कराने वाले कि अगर मान चलो आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है तब आप कैसे सॉल्व करोगे, और नहीं तो इसका क्या करेंगे हम ट्रिक बता देंगे, ऐसे आप टिक लगा दीजिएगा, नो टेंशन। एमसीक्यू वाला ट्रिक बताएंगे मगर ऐसे बताएंगे कैसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे तो आप ध्यान दो, है ना? सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि दिया गया है ना? क्या हमको दिया गया इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, है ना? तो समझो क्या दिया गया, हमें क्या दिया गया? एडी दिया गया और क्या? डीबी दिया गया, है ना? तो क्या एडी बराबर क्या है? एडी बराबर इन्होंने क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। और जो हमारा डीबी है, क्या? डीबी, डीबी वो बराबर किसके है? तो बराबर हमारा क्या? 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। उसके बाद में एसी, क्या? एसी, एसी हमें दे रखा है क्या? 8 सेंटीमीटर, है ना? और एक और बात बोल रखी है कि जो हमारा डीई है वो पैरेलल है बीसी के। क्या? डीई पैरेलल है किसके? बीसी के, है ना? क्या? डीई क्या? पैरेलल है किसके? बीसी के। अब जैसे ये हमें पता चला तैसे हमको पता चल गया कि भैया यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगने वाली। सो थेल्स प्रमेय आप लगा दो तो क्या होता है? क्या लिखोगे आप? चूंकि क्या? चूंकि हम जानते हैं, क्या? हम जानते हैं। ओके, मतलब इन सब का रिलेशन हमको भाई पता है क्या है कि जो हमारा क्या आएगा इस त्रिभुज में, आप त्रिभुज भी बना लेना। क्या बताया गया? इस त्रिभुज में जो हमारा एडी आ जाएगा, क्या? एडी वो बराबर होगा किसके? डीबी के। क्या? एडी जो बराबर होगा किसके? डीबी के बराबर होने वाला है। ओके ठीक है। और उसके बाद में जो एई बराबर होगा वो क्या होगा? ईसी के बराबर होने वाला है। ओके, आया समझ में? अब आप समझिए यहाँ पर क्या कि इन्होंने क्या दे रखा? एसी दे रखा है। ये क्या है? सी है ना? क्या? एसी, है ना? इन्होंने क्या? एसी हमें दे रखा है मगर हमको निकालना क्या है? एसी इन्होंने दे रखा है और हमको निकालना क्या? एई निकालना है। एई निकालना है हमको, ये वाला नहीं पता, है ना? क्या? ये वाला हमको नहीं पता। तब आप समझो कि क्या होगा कि ईसी निकालना है तो ये क्या करें? एसी को हम ईसी के पदों में चेंज कर दें और जब एई के पदों में चेंज करें तो क्या होगा? समझो अगर हमें क्या चाहिए, हमें अगर मान चलो एई चाहिए, क्या? एई चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एई दिया गया है ना, तो एई चाहिए। तो एई के लिए क्या होगा? एई के लिए 8 में से ईसी अगर हम लेस कर देंगे तो हमें एई मिल जाएगा ना। पूरे में से पूरी लंबाई में से ये इतना निकाल दोगे तो ये क्या होगा? हमें मिल जाएगा ना। आया समझ में? मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ई, क्या आप एई कर लो, क्या? एई अपान में ईसी। ओके ठीक है ना? तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस क्या हो जाएगा? ईए हो जाएगा। लगा दो आप, है ना? लगा दो तब क्या होगा? क्या बनेगा जाकर आप समझो क्या बनेगा, है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? एडी, क्या? एडी मतलब क्या है? हमारा 3 है। ओके ठीक है। और उसके बाद में डीबी हमारा क्या है? 5 है। तो क्या आ जाएगा? 5। और उसके बराबर में बाद में क्या दिया गया है कि हमारा क्या आ जाएगा? एई बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस, समझो एई बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस में क्या हो जाएगा? ईसी, है ना? तो क्या करोगे आप? 8 माइनस क्या हो जाएगा? ईसी। ओके ठीक है। क्या बनेगा जाकर आपका? ईसी बनने वाला है। और उसके बाद में अपान में क्या आ जाएगा? हमारा ईसी बनेगा, है ना? क्या? ईसी बनेगा। अब आप इसका सोल्यूशन कर लो, है ना? आप इसका क्या करो? आप सोल्यूशन कर लो, क्या हो जाएगा? 3, क्या? 3, है ना? क्या हो जाएगा? 3 ईसी, है ना? क्या? 3 ईसी। ओके ठीक है। और उसके बाद में इधर क्या बनेगा? इक्वल टू क्या? 8.40, है ना? क्या हो जाएगा? 8.40। ओके ठीक है ना? और उसके बाद में इधर क्या बनने वाला है? तो इधर हमारा क्या बन जाएगा? 8.40 और इधर क्या बन जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? 5, है ना? माइनस से क्या होगा हमारा? 5 ईसी, है ना? अब क्या करो? इसे इस साइड ले आओ, इसे इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? 3 ईसी और प्लस में 5 ईसी और बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 40। तो फिर क्या हो जाएगा? 8 ईसी बराबर क्या हो जाएगा? 40 और 8 कम 8 और 8 5 40, यानी ईसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा?
5 सेंटीमीटर आने वाला, क्या आएगा जाकर 5 सेंटीमीटर आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में? तो ई बराबर क्या ईसी है ना, क्या ईसी दिया गया, ओके। क्या ईसी बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाने वाला है और आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 हमारा हो जाएगा, राइट, ओके। आया समझ में? क्या हो जाएगा ईसी बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। ये तो था कॉन्सेप्ट, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, मगर अगर ट्रिक की बात करो तो समझो आप क्या होता है, क्या बताया जाए कि जो हमारा अनुपात आएगा भुजाओं का वो क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात क्या होगा, जो भुजाओं को होगा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारा 5 है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, है ना। और ये अगर 3 है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। और आप समझ सकते हो इसी को तो निकालने की बात हमने की थी, इसी को तो निकालने की बात की थी। और ये जब ये 5 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ही होगा और आप देख सकते हो आंसर भी हमारा कितना आया 5 सेंटीमीटर ही आया। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना। सो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहला नंबर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ओके। फिर आज की क्लास यहीं तक भाई रखेंगे, है ना। स्टार्टिंग में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, स्टार्टिंग में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसलिए ज्यादा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप अपने आप भी सॉल्यूशन कर सकते हो, और अगर नहीं कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप समझ लीजिए कि केवल टीचर के बताने पर ही आप सॉल्यूशन कर पाओगे, है ना। सो आप कॉन्सेप्ट सीखो और प्लस में क्वेश्चन को भी करो, और बाकी जो थेल्स प्रमेय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है या उसको सिद्ध करने की बात हो गई उसको हम नेक्स्ट क्लास में आने वाले बता देंगे, ओके, है ना। सो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ, ओके। बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में, है ना, ओके, बाय बाय।